Hello dear students, welcome back to our channel Urban NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो मैटर इन सराउंडिंग है ऐसा चैप्टर है जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ बहुत पहले। आज मैटर इन सराउंडिंग क्यों फिर से आ गया है उसका कारण है रिवीजन। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हो तो उससे क्या होता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, और अगर कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो भाई एग्जाम में क्या लिख के आओगे। ऊपर से एग्जाम भी आपके जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मई में हो गए UT1, फिर सितंबर में हाफ ईयरली, तो ऐसे करके एग्जाम्स होते हैं। तो इसके रजिस्टर में आपको रिवीजन भी कराते जा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि 9th में आपको रिवीजन चाहिए होता है। अगर रिवीजन नहीं करोगे रोज तो फिर भूल जाओगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो खास कर मैं बोलती हूँ केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स, जो ये साइंस पूरा है इसका रिविजन करा करो, और मैथ्स का भी रिविजन करा करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस। तो देखो मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर में पढ़ाती हूँ फटाफट। देखो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो हमारी सराउंडिंग है, हर चीज़ हमारी सराउंडिंग में किससे बनी है। उसका एक डिफरेंट शेप है, उसका एक डिफरेंट साइज है, एक डिफरेंट टेक्सचर है। एवरीथिंग जो यूनिवर्स में है वो किससे बनी है, एक मटेरियल से, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नेम करा है, साइंटिस्ट ने उसको नेम करा है मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन्स, साउंड, जो भी है सब आपका जो है मैटर है। तो मैटर आखिर है क्या। मैटर एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम है, यानी कि समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। नाउ देखो अर्ली टाइम ह्यूमन जो है बहुत सारी डिस्कवरी निकाले, जैसे कि आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो इंडियन फिलोसफर थे, व्हाट दे से इज दैट हमारा जो शरीर है वो किससे बना है, वो 5 बेसिक तंत्र से बना है, जो कि है पंच तत्व, एयर, अर्थ, स्काई, वाटर और फायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेम कोई भी चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग है वो इन चीज़ों से ही बना है। लेकिन एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर ने जो है बहुत सारी क्लासिफिकेशन निकाली मैटर की, ठीक है। मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन निकाली हैं मैटर की बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर्स। डियर एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि डियर अगर आपको बैकग्राउंड नॉइजेज आ रही हों तो प्लीज़ आप उन्हें इग्नोर करें और मेरी बात में ध्यान लगाएं, बिकॉज आजकल नवरात्रि चल रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे घर में भी भजन कीर्तन होते हैं, तो उसकी वजह से आपको नॉइजेस आ सकती हैं, बट व्हाट यू हैव टू फोकस इज इन माय वॉइस, ओके, नॉट इन दैट बैकग्राउंड साउंड, ओके। सो लेट्स डू। तो डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेस्ड ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, यानी कि जो आगे के चैप्टर्स हैं, जैसे मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इन सारे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, डोंट वरी, वी विल रीड अबाउट इट, ओके। क्लास 10th भी बची है पूरी। अब देखो जैसे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे मैटर बना किससे, पार्टिकल से बना है, किस चीज़ से बना है। देखो डियर आपकी बुक ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दी है। 2 स्कूल जो होते हैं उन्होंने एक चीज़ में वो उतरते हैं इस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। एक स्कूल ने कहा कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर अदर ने कहा कि वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना है, ठीक है। आखिर क्या है, तो लेट्स सी। तो देखो डियर आपको क्या करना है, एक अपना बीकर लो, उसमें 100 ml ऑफ वाटर लो, कुछ भी लेना है, 50 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, एनीथिंग यू वांट टू टेक। तो आप उसमें क्या करना है, यू जस्ट डिजोल्व 2-3 स्पून ऑफ सॉल्ट। तो अब आप देखोगे कि सॉल्ट कहाँ गया। अगर आपको इसको जानना है कि सॉल्ट कहाँ गया, तो आपको कौन सा आइडिया के साथ चलना पड़ेगा, दैट मैटर इज कंटिन्यूसली मूविंग एंड इट इज स्मॉल पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। क्योंकि अगर आप इससे नहीं चलोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि सॉल्ट कहाँ गया, है ना। तो ठीक है, सॉल्ट कहाँ जाता है, सॉल्ट आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में अपनी स्पेस बना के वहाँ पे चले जाता है, ठीक है। सो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब नेक्स्ट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, कितने स्मॉल हैं पार्टिकल। ये स्टार्ट करने से पहले ऐसा यूनिट ऑफ मास है किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि डिस्टेंस ये MCQs में आ जाता है, ठीक है। भले ही छोटी चीज़ है कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि MCQ में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। अब आपका पेपर आपके स्कूल वाले टीचर थोड़ा बनाएंगे, डिफरेंट डाइसिस से उन्होंने ज्वाइन करा होता है जिससे पेपर आता है, ठीक है। तो ऐसे यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर स्क्वायर, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज 1 liter, such as 1 liter equals to 1 decimeter square, 1 liter equals to 1000 ml, 1 ml equals to 1 centimeter square cube, sorry। तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल, डियर स्टूडेंट। तो देखो डियर स्टूडेंट आप लोग को लेना 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो अब आप देखोगे डियर स्टूडेंट
पिंकिश कलर का होता है वो आप 100 ml ऑफ वाटर में डालो, तो आपने 100 ml में 2-3 क्रिस्टल डाले पोटेशियम परमैंगनेट है, वो पूरा पिंक कलर होता है। अब आपको क्या करना है, उसमें से 10 ml निकालना है और डिफरेंट बीकर्स 90 बीकर्स के 90 ml वाटर के लेने हैं और उसमें 10 ml डिजोल्व करते रहना है। 5-8 टाइम आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो आप डिस्टेंस नोटिस करोगे कि भाई धीरे धीरे कलर लाइट हो रहा है बट अभी भी है। तो आप देख सकते हो कि क्रिस्टल्स कितने स्मॉल होंगे, कितने स्मॉल पार्टिकल्स होंगे दैट इतनी बार डाइल्यूशन करने के बाद भी आपका कलर रह रहा है। और एक समय तीसरा ऐसा भी आएगा जब आपका वाटर पूरा वाइट हो जाएगा। लेकिन इससे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि अबाउट 1000 लीटर जो है कलर कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैटर कितने छोटे होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, दे आर सो टाइनी दैट अगर आप लोग उसको किसी चीज़ में डिजोल्व करोगे तो वो जो है अबाउट 1000 लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन कलर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, दिस इज वेरी राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं एक एक करके सब में जाऊंगी। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाउ कैन यू से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम? सेम चीज़ लेमोनेड बनाते हैं घर में, आप लोग नींबू पानी बनाते होगे, है ना। नींबू पानी में क्या करते हो, नींबू निचोड़ते हो, उसके बाद नमक डालते हो, कोई लोग नमक भी डालते हैं, कोई लोग चीनी डालते हैं। चीनी डालते हैं वैसे ज़्यादा बच्चे, चीनी डालते हो तो चीनी पूरी घुल जाती है। चीनी कहाँ गई? चीनी रिएक्शन आपकी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आपके जहाँ जब आप नींबू पानी बनाते हो, जो वाटर है उसके बीच में जो गैप्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स के बीच में गैप्स, वहाँ पे चीनी आ जाती है और आपका जो है पूरे अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाती है। तो इस तरह आप चीनी को खाते हो, मतलब नींबू पानी पीते हो। ठीक है, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इसी वजह से वो चीनी भी रिएक्शन में डिजॉल्व हो रही है ना। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये कैसे आप लोग प्रूव करोगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग? डियर स्टूडेंट, आप लोग के घर में, सबके घर में अगरबत्ती तो होती है, मोस्टली हाउस होल्ड देयर इज अगरबत्ती। नेक्स्ट वन, यू मस्ट हैव सीन दैट अगरबत्ती को जब नया नया पैकेट आता है आप खोलते हो तो आपको बहुत पास जाके उसको सूखना पड़ता है जब वो आपने जलाई नहीं होती है। ठीक है, आप दूसरे कमरे में बैठे हो, पैकेट नया नया खुला है, अभी अगरबत्ती निकाली है, तो वहाँ मंदिर से आपको आपके दूसरे कमरे में खुशबू नहीं आएगी until you does not until you didn't lit it up। ठीक है, जब आप उसको जलाओगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, जब इंसेंस स्टिक जलेगी यानी कि अगरबत्ती जलेगी, तो अगर वो मंदिर में हो दूर तब भी आपको उसकी स्मेल आएगी। बिकॉज क्या होता है डियर स्टूडेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो वो क्या करते हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जो एयर है उसके बीच में जो गैप्स हैं वहाँ पे अपनी जगह बना देते हैं, डिफ्यूजन होता है जिसकी वजह से वो हमें भी मतलब खुशबू उसकी आती है। ठीक है, अब देखो एक सिमिलर एक्टिविटी यू कैन टेक। आपको क्या लेना है, 2 ग्लास लेने हैं, 2 में वाटर भरना है। ठीक है, आपको जो है ब्लू या रेड इंक जो भी है डालनी है बीकर में, और आपको जो है स्टिर नहीं करना है, आपको उसको डालना है और उसे छोड़ देना है। फिर आपको देखना है कितने टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप घुल गई। सेम चीज़ आप हनी के साथ कर सकते हो, आप हनी डाल सकते हो इंक के, अगर आपके पास इंक नहीं है, ठीक है, तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है नेक्स्ट टाइम, तो आपको इसको एक कॉर्नर में छोड़ देना है, तो आप देखोगे कि अपने आप डिफ्यूजन टेक प्लेस होगा। थोड़े दिन बाद आपको दिखेगा कि ये खुद ही खुल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे आप लोग ये सेम एक्टिविटी किसके साथ कर सकते हो, ये सेम चीज़ आप कर सकते हो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। आपने क्या करा, एक को हॉट ग्लास में डाला, एक को कोल्ड ग्लास में डाला। आपको टाइम भी नोट करना है कि हॉट वाले में कितना टाइम लगा, कोल्ड वाले में कितना टाइम लगा, है ना। तो अब आपको इससे पता चलेगा क्या है, मतलब कैसे जो है आप डिफाइन कर पाओगे कि भाई ऐसा क्या है टेम्परेचर के पास जिससे जो है आपका एक मिक्सिंग ज़्यादा होती है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस डियर स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसका मतलब कि वो क्या पोजेस करते हैं, वो पोजेस करते हैं व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डियर स्टूडेंट आप सिंपल मोशन समझ लो, जब जिसका ज़्यादा मोशन हुआ मतलब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम मोशन हुआ है मतलब कम काइनेटिक एनर्जी। अभी आगे वाले चैप्टर में आ रहा है चैप्टर नंबर 7 विच इज़ मोशन, वी विल टॉक अबाउट इट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देखो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो इतनी तेज मूव करते हैं, इतनी तेज उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि क्या हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक दूसरे में इंटरमिक्स होने लगते हैं, यानी कि डिफ्यूजन जल्दी होने लगता है। क्योंकि इतने जल्दी इंटरमिक्स होने लगते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, पार्टिकल्स विल मूव इन ग्रेटर स्पीड, एंड इफ द पार्टिकल्स विल मूव इन ग्रेटर स्पीड तो क्या होगा, वो एक दूसरे पर इंटरमिक्स ज़्यादा अच्छी तरह हो जाएंगे। डिफ्यूजन
क्या है डियर स्टूडेंट? डिफ्यूजन है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन. द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. ठीक है टीचर, आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, हम चीनी डिजोल्व करना, आप एक ये एक्टिविटी कर सकते हो. आपको करना है चीनी डिजोल्व करते नहीं करते, चीनी जो है आप डिजोल्व करते हो जब कंटेनर में. आपने देखा होगा ठंडे पानी में जब आप चीनी डिजोल्व करते हो तो क्रिस्टल्स होते हैं चीनी के, तो वो अच्छी तरह डिजोल्व नहीं होते हैं और टाइम बहुत लगता है. लेकिन अगर आप वही सेम चीज़ गर्म पानी में करो तो आपको देखोगे इन सेकेंड में आपकी चीनी डिजोल्व हो जाएगी. आपने अगर ढोकले की चटनी खाई होगी तो ढोकले की चटनी बताऊँ डियर स्टूडेंट क्या होता है. ढोकला वैसे खाया नहीं होगा मोस्ट ऑफ द पीपल ने, बिकॉज वो गुजराती डिश है. तो उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट बताऊँ, तो चटनी को पकाते हैं उसमें चीनी भी डालते हैं, तो चीनी गर्म होने की वजह से बहुत जल्दी मिक्स होती है ना. तो वो तो कोई भी एग्जांपल, आप चाय देख लो, मम्मी चाय बनाती है ना घर में, 1 मिनट में चीनी डिजोल्व हो जाती है उसमें, है ना. तो डियर स्टूडेंट चीनी क्यों होती है जल्दी डिजोल्व? बिकॉज क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसकी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. काइनेटिक एनर्जी यानी कि पार्टिकल जो है बहुत तेज मूव करते हैं. जब पार्टिकल तेज मूव करते हैं तो डिफ्यूजन जो है वो बहुत तेज हो जाता है. ठीक है, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब आते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. सपोज मान लो आपके पास आयरन नेल है, पीस ऑफ चॉक है या फिर रबर बैंड. आप लोग इनको ट्राई करो स्ट्रेच हैमर या कुछ करने की, तो आप लोग देखोगे कि आपको हर एक चीज़ में एक टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू ब्रेक देयर बॉन्ड्स. ठीक है, अगर आप आयरन नेल को भी अगर आप हैमर करके तोड़ना चाहते हो या फिर उसको पिचकाना चाहते हो, यू हैव टू अप्लाई द सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स टू ब्रेक इट, राइट. चौक को तोड़ने के लिए आप कहोगे मैम चौक तो फट से टूट जाती है ना. आप देखोगे चौक को तोड़ने के लिए भी आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, इसीलिए चौक टूट रही है. रबर बैंड को स्ट्रेच करने के लिए यू हैव टू अप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट इज व्हाई द रबर बैंड इज गेटिंग स्ट्रेच्ड, है ना. सो इन एनी ऑफ दिस थिंग यू हैव टू अप्लाई द फोर्स. दैट मीन्स दैट पार्टिकल जो है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, उनके उस बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड्स तो होती हैं, जिसकी वजह से इन ऑर्डर टू स्ट्रेच देम, इन ऑर्डर टू ब्रेक देम, इन ऑर्डर टू हैमर देम, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स. ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर. सेम चीज़ आप लोग करो जब आप वाटर को फेंकते हो. आपने देखा होगा जब आप मुंह छपकाते हो, जब आप फेस वॉश लगाया, आपने मुंह छपकाया, तो उसमें आपने देखा होगा पार्टिकल जो होते हैं पानी के एक साथ आते हैं, है ना. छलकना जो होता है पानी का वो भी आपने देखा होगा एक साथ होता है. ऐसे तो होता नहीं है कि हर एक पानी का पार्टिकल अलग अलग के छलक रहे, है ना. तो वो एक साथ आके छलकते हैं, तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज हमें पता चला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के. कुछ इंटेक्स क्वेश्चन आपकी बुक में थे, वो भी डिस्कस कर रही हूँ मैं अभी इसके साथ ही. विच आर द फॉलोइंग आर द मैटर. ठीक है, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, हॉट, कोल्ड, स्मेल, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम. चेयर क्या है? चेयर भी मैटर है, बिकॉज चेयर के पास उसकी सर्टेन वॉल्यूम में सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करती है चेयर आपके डाइनिंग टेबल एरिया में. ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा एयर. एयर भी मैटर है. यू डियर स्टूडेंट, देयर आर मैनी पार्टिकल्स इन एयर. आपकी इंसेंस स्टिक की खुशबू आप तक होने तक कैसे पहुँचती है जब आप उसको जलाते हो? क्योंकि डियर स्टूडेंट एयर भी पार्टिकल है, उसके बीच में गैप्स में आपकी स्मेल जो है इंसेंस स्टिक की वो आते हैं, डिफ्यूज़ होती है और फिर आपको स्मेल आती है. लव आपका कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक फीलिंग है. स्मेल भी नहीं है. हेट भी कुछ नहीं है, क्योंकि हेट क्या है डियर स्टूडेंट? हेट भी आपका जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फीलिंग है. ठीक है, आलमंड्स क्या है? आलमंड्स भी आपका जो है मैटर है, यानी कि आलमंड्स में डियर स्टूडेंट क्या होता है, उनका खुद का मास है, उनकी खुद की वॉल्यूम है. ठीक है, आप आलमंड्स भी एक आपके सॉलिड है. अभी आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे. थॉट डियर स्टूडेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में ख्याल है, वो मैटर नहीं है. ठीक है, कोल्ड ठंडा नहीं, मैटर नहीं है. लेमन इज अ मैटर. वाटर इज ऑल्सो अ मैटर. स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो अ मैटर. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट अ स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. क्यों ऐसा होता है? हॉट सिजलिंग फूड यानी गरम फूड की आपको खुशबू बड़ी अच्छी तरह आ जाती है ना. किचन में मैगी पक रही है, फिर से खुशबू आ जाएगी. क्यों आती है ऐसे? क्योंकि डियर स्टूडेंट क्या होता है, आपका जो हॉट सिजलिंग फूड है आपने देखा होगा कि वो गर्म है ना. गर्म है तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे फूड के वो बहुत ज़्यादा ग्रेट स्पीड से मूव करेंगे. अगर ज़्यादा तेज़ स्पीड से मूव करेंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा. तो डिफ्यूजन यानी कि एयर में जो है एयर के जो पार्टिकल्स के साथ है वो डिफ्यूज ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे और आप तक ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज इट ऑब्जर्वेशन शोज. सिंपल चीज़ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताइए? पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, सो अब ये क्लियर हो गया होगा. अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में.
देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में। डियर स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट जो है उसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट के बाद अपना डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। आप एक चौक देखो या फिर आपके घर में आपकी कॉपी हो, आप उसे देख लो, ठीक है। वैसे घर में आपकी बोतल होगी, बोतल को भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज़ क्या है, ये सब सॉलिड है क्योंकि इनके पास इनका डेफिनेट शेप है, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, इनकी फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। इनके पास नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगर आप अपनी बोतल को पिचकाना चाहो तो पिचकेगी नहीं, वो हमेशा वो ऐसा ट्राई करेगी कि वो अपना शेप को मेंटेन रखे रहे अंटिल एंड अंटिल यू हैव अप्लाइड सो मच ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सॉलिड जो है उनके पास टेंडेंसी होती है अपना शेप मेंटेन करने के लिए जब भी हम उनको आउटसाइड फोर्स के साथ लगाते हैं, ठीक है। सॉलिड जो है ब्रेक कर सकते हैं फोर्स के अंदर, लेकिन उनका शेप चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, रिजिड है। अब देखो डियर स्टूडेंट, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे रबर बैंड है, आप उसे स्ट्रेच कर पाते हो, ठीक है, क्या वो सॉलिड है? डियर स्टूडेंट, रबर बैंड सॉलिड है क्योंकि आप उसे स्ट्रेच करने के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब कि आपको जो है रबर बैंड भी एक रिजिड चीज़ है जो कि अपना शेप मेंटेन करने के लिए जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं रिजिड है और आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ी है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? When kept in different jars, they take the shape of the jar. Are they solid? तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा शुगर एंड सॉल्ट को जब एक साथ डालते हैं बहुत सारी शुगर, वरना आप एक शुगर के क्रिस्टल को उठाओगे तो आपको उसका डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप ही दिखेगा, वो क्यूबॉइडल शेप की होती है, आपको वही दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड है, बट अब एक साथ जब आप बहुत सारी शुगर को डालते हो तब वो आपको ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, ये तो भाई अब इसका डेफिनेट शेप नहीं है, वरना अगर आप एक शुगर के क्रिस्टल को उठा कर देखो तो उसका डेफिनेट शेप है। What about sponge? Is it a solid yet we are able to compress it? Why? स्पॉन्ज डिएशन आपने देखा होगा, स्पॉन्ज के बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, स्पॉन्ज में जो है एयर भर जाती है, तो वो कंप्रेस इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके बीच में एयर है। तो जब हम उसे दबाते हैं तो सारी एयर जो है बाहर निकल जाती है, तो उसके बाद स्पॉन्ज नहीं दबाया जाता, तो इसका मतलब स्पॉन्ज भी जो है सॉलिड है। तो जैसे ये सारे आंसर आपके बुक में भी दे रखे हैं, तो आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। द लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। तो डियर स्टूडेंट, लिक्विड स्टेट में आप लोग वाटर लो, कुकिंग ऑयल लो, मिल्क लो, जूस लो, आपके बंदे सब सारी चीज़ों में देखा होगा उनके पास कुछ ना कुछ फ्लूइडिटी है। आप लिक्विड के पास एक ऐसी चीज़ है फ्लूइडिटी, जो आपने देखा होगा फ्लूइडिटी क्या होता है, सस्पेंड के पास कैरेक्टरिस्टिक वो फ्लो हो सकता है ना। तो डियर स्टूडेंट, जो लिक्विड है उनके पास उनका खुद का फिक्स शेप तो नहीं है, लेकिन उनके पास उनकी खुद की फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अगर आपने 100 ml ऑफ वाटर लिया तो वो 100 ml ऑफ वाटर ही रहेगा, भले ही आप उसे क्यूबॉइडल कंटेनर में डालो, भले ही आप उसे स्क्वायर कंटेनर में डालो, कोई भी कंटेनर में डालो, ठीक है। लिक्विड जो है फ्लो हो सकती है, अपना चेंज शेप कर सकते हैं, तो वो रिजिड तो नहीं है लेकिन हमने फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड, सारी गैस जो चीज़ें हैं ये सब लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गए, सारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में कैसे सांस ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी में उनकी डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, इसलिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में ज़्यादा क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। बिकॉज आपने देखा होगा सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल जो है बड़े रिजिड है, वो एक साथ ही चिपके हैं, वो एक दूसरे से दूर भी नहीं जाना चाहते। लेकिन लिक्विड में क्या है, लिक्विड में पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड में पार्टिकल ज़्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इसलिए जो है लिक्विड में जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, ठीक है। आप लोग दो बोतल लो, दोनों को एक साथ घुसाने की कोशिश करो, कोई घुसेगा एक दूसरे के अंदर? नहीं घुसेगा, है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि उनकी फोर्स और अट्रैक्शन ही इतनी ज़्यादा होती है कि डिफ्यूजन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं द गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक सिंपल सी एक्टिविटी है। आपके घर में अगर सिरिंज होगी, ठीक है, सिरिंज आपको लेनी है, रबर क्रॉक्स लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पिस्टन रिमूव करनी है सिरिंज से, और फिर जो है उसमें सिरिंज आप लोग उसमें वैसलीन लगा सकते हो ताकि उसका अच्छी तरह मूवमेंट हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या कहते हैं, एक में वाटर फिल करना है, एक में पीसेज ऑफ चॉक फिल करना है, और एक सिरिंज में आपको जो है कुछ फिल नहीं करना है। इसका मतलब उसमें क्या है, जिसमें कुछ चीज़ नहीं है उसमें हवा होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उसमें हवा होती है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप लोग रबर क्रॉक लगाओगे ऊपर से और कंप्रेस करने की कोशिश करोगे वाटर या किसी भी चीज़ को, तो वाटर और चॉक के पीस इतनी इजीली कंप्रेस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एयर को देखोगे एयर फट से कंप्रेस हो जाएगी। तो गैस ये स्टेट की सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके उसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में तो छोड़ ही दो, वो तो बेचारा कभी कंप्रेस नहीं होगा, वो तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है उसकी,
लेकिन लिक्विड से चोरी चांसेस है। और जो गैसेज है, गैसेज बड़ी अच्छी हैं। गैसेज क्या होती है, पूरे अच्छे से कंप्रेस हो जाती हैं। कंप्रेस होने के फ़ायदे क्या है डिस्टर? आपने देखा होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपका घर में होती है, गैस जिससे आप किचन में मतलब अपना स्टोव में आपका आग वाग जलती है, आप खाना वाना पकाते हो, तो देखो उसमें क्या होता है डिस्टर, आपकी गैस भरी कैसे आती है, उसको बहुत कंप्रेस किया जाता है। क्योंकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस आपके एक छोटे से कंटेनर में ही भरी जा सकती है। तो ये उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कंप्रेसिबिलिटी का। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गई, सीएनजी हो गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें जो है यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट चीज़ बढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि कुछ भी चीज़ हमारे किचन में कुक हो रही है विदाउट इवन गोइंग देयर। ठीक है, तो डिस्टर आपको पता होगा जब मैगी एगी बनाते हो आप घर में, तो आपको दूसरे कमरे में बैठे बैठे ही खुशबू आ जाती है। कैसे आती है खुशबू, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो डिस्टर जो पार्टिकल्स होते हैं आपके एरोमा ऑफ फूड, वो क्या होते हैं, आपका मिक्स हो जाते हैं विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो इससे क्या होता है, डिफ्यूजन हुआ, और वो पार्टिकल जो है फिर आपके पास आते हैं और आपको जो है उनकी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी, तो मैं पहले ही बता चुकी थी आपको, तो कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि डिफ्यूजन रेट जो है गैसेस में ज़्यादा क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्टिकल्स की हाई स्पीड होती है काफ़ी, और जो लार्ज स्पेस होती है गैसेस के बिटवीन में, देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन चाहे लिक्विड से भी ज़्यादा गैस के पास स्पेस है कि गैस में पार्टिकल्स और फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे कनेक्टेड ही नहीं है, वो फ्रीली मूव करते हैं बट दे आर कनेक्टेड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है गैसियस स्टेट में पार्टिकल जो है रेंडमली हाई स्पीड में मूव करते हैं। क्योंकि इस रैंडम मूवमेंट होता है तो पार्टिकल जो है हिट करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर में जहाँ भी वो हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ें भी हमने आपको पढ़ा दी। अब नेक्स्ट है आपके इंटेक्स क्वेश्चंस, तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो हमें बढ़ाना है कि उसमें जो है इंक्रीजिंग डेंसिटी यानी कि सबसे छोटी डेंसिटी यानी कि जिसकी सबसे कम डेंसिटी है सबसे ज़्यादा डेंसिटी तक हमें अरेंज करना है। डियर स्टूडेंट, सॉलिड्स के पास जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे कम होती है गैसेस के पास। तो डियर स्टूडेंट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इसका मतलब कि छोटे से बड़ा। ठीक है, तो एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। अब अरेंज करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपका आएगा एयर गैस है। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, क्योंकि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में क्यों सेकंड आया एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, क्योंकि डियर स्टूडेंट एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स हो गए होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर लिक्विड हुआ। उसके बाद हनी आया, क्योंकि हनी थोड़ा च्यूई टाइप का लिक्विड होता है। उसके बाद फिर आएगा डियर स्टूडेंट आपका कॉटन। अच्छा, कॉटन थर्ड नंबर पे आएगा डियर स्टूडेंट, फोर्थ नंबर पे वाटर आएगा, क्योंकि कॉटन आपने देखा होगा थोड़ा सा रूई टाइप का होता है, तो उसके बीच में बहुत स्पेस होती है, तो एयर वेयर उसके उसमें भरी होती है। उसके बाद फिर आएगा डियर स्टूडेंट वाटर, फिर हनी, उसके बाद फिर आएगा चॉक और फिर आयरन लास्ट में, जिसके बाद सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। अब आते हैं टेबुलेटेड डिफरेंसेस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ द मेटल। ठीक है, कौन से डिफरेंसेस हैं वो आप टेबुलेट कर सकते हो। सॉलिड के पास नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, लिक्विड के पास थोड़ी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, और फिर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है गैसेस के पास। ठीक है, डिफ्यूजन रेट सॉलिड में कम है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा, गैसेस में सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसका फिर क्या कहते हैं, सॉलिड जो है उनके वो अपना शेप चेंज नहीं करने देते, उनके पास टेंडेंसी होती है अपना शेप मेंटेन करने के लिए, तो रिजिड है। लिक्विड जो है इतने रिजिड नहीं है, क्योंकि लिक्विड जो है फ्लो हो सकते हैं, वो सब हो सकते हैं, तो वो रिजिड तो नहीं है, लेकिन उनको हम फ्लूइड कहते हैं। और गैसेस तो बेचारे सीधे साधे हैं, वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया, बेचारे अच्छी तरह कंप्रेस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग रेफरेंसेस जो है क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ ग्लास कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। रिजिडिटी क्या है डियर स्टूडेंट? टेंडेंसी टू मेंटेन शेप, ये आप रिजिडिटी में लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, टेंडेंसी टू मेंटेन शेप, रिजिडिटी। उसके फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी में क्या है? कंप्रेसिबिलिटी में डियर स्टूडेंट, कंप्रेस डियर स्टूडेंट ये है कि आप कितना सब्सटेंस को दबा सकते हो। आप लोग जैसे आपने देखा होगा गैस बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती है। अभी सीरेंज वाले एग्जांपल से हमने देखा था ना, लेकिन उतना ही हम लोग वाटर को देखें या फिर सॉलिड को देखें, वो कंप्रेस नहीं हो पाते। नेक्स्ट है आपका फ्लूइडिटी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो। आपका कोई सब फ्लूइडिटी जैसे वाटर है, वाटर इजीली फ्लो हो सकता है, सब चीज़ हो सकता है, और मतलब इतना रिजिड नहीं है, शेप चेंज करने के लिए कोई हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं फ्लूइड है।
उसके फिर हम आते हैं फिलिंग अ गैस कंटेनर। तो आपको फिलिंग अ गैस कंटेनर तो जैसे आपने देखा होगा कि एक जब जो भी खाली बर्तन होता है उसमें क्या होता है, एयर ही तो होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसका फिर है शेप डियर स्टूडेंट, शेप के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। जो शेप है वो सॉलिड का ज़्यादा अच्छी तरह मेंटेन रहता है और लिक्विड का नहीं है, और जो गैस है उनका जो है शेप उतना नहीं है, लेकिन क्योंकि सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं वो अपना शेप को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा था ना, जितना तेज आपका मोशन हो रहा है, जैसे पार्टिकल जो है तेज तेज मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी लो है, ठीक है। उसके फिर आते हैं डेंसिटी तो आपने देख ही लिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है डिस्टेंस। तो इस तरह हमने जो है यहाँ पे सब चीज़ देख लिया। अब आते हैं गिव रीजंस में। गैस फिल्स द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आपने देखा होगा गैस के पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं ना, तो रैंडमली हाई स्पीड में मूव करते रहते हैं। और आपने देखा होगा वो जो कंटेनर होता है उसके वहाँ पे प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं, जो सेकंड वाले का भी आंसर मैंने एक साथ ही दे दिया है, ठीक है। अब वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, क्यों कहना चाहिए उसको सॉलिड, क्योंकि टेस्ट आप देखो वुडन टेबल एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, नहीं कर रही है, आपके कमरे में वुडन टेबल होगी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसके पास उसकी खुद की वॉल्यूम है, वो अपना शेप को मेंटेन करना चाहती है। आप वुडन टेबल को मारोगे 2-3 बार नहीं टूटेगी वो, जब तक आप जो हथौड़े से नहीं मारोगे या कोई बड़े चीज़ से नहीं मारोगे जिससे वो टूट सकते, तब तक वो नहीं टूटेगी, मतलब वो अपना शेप मेंटेन करना चाहती है, तो इसका मतलब वो रिजिड भी है, ठीक है। We can easily move our hand in air, but to the same with the solid block of wood we need a karate expert. एयर में डिस्टेंस हम लोग हाथ इसलिए अच्छी तरह फेर सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा फोर्सेस और अट्रैक्शन जो है एयर के बीच में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप सॉलिड के बीच में फोर्स और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और आपने देखा होगा एयर के बीच में हम इजीली डिफ्यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं हो सकती, बिकॉज सॉलिड में फोर्स और अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि पार्टिकल खुद एक साथ चिपके हुए हैं, तो आप उसमें अपना हाथ कैसे घुसाओगे, इसलिए इसमें हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए जो इजीली तोड़ देते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ टेक्निक्स होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। ये बड़ा अच्छा है डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, हमने यही पढ़ा है कि सॉलिड के बाद सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, उसके बाद लिक्विड आता है, उसके बाद गैस आती है, लेकिन भाई आपने देखा होगा आइस जो होती है, बर्फ़ जिसको हम कहते हैं, वो लिक्विड में फ्लोट करती है, ऐसा क्यों? जैसे आपने अक्सर देखा होगा, बर्फ़ में ही देख लेना आप कभी, बर्फ़ में आपने देखा होगा जब आप बर्फ़ को जमाते हो तो उसमें बताओ एयर के आपको दिखता होगा थोड़े थोड़े बबल्स टाइप के आइस में आए रहते हैं, है ना, तो इसलिए आए होते हैं क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी एयर जो है आइस के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो एयर ट्रैप होने की वजह से क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसमें गैस भी आ गई, हमने पढ़ा था कि गैस के पास सबसे कम डेंसिटी है, तो इसी वजह से जो है डियर स्टूडेंट आइस जो है वाटर में फ्लोट करती है, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कैन मैटर चेंजेस शेप। अब देखिए मैटर चेंजेस शेप, येस इट कैन। अब हम बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं चेंज शेप, ठीक है। तो देखो सॉलिड आइस है, आइस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करें, आप लोग एक बर्नर लो, उसमें आपने आइस डाली, सबसे पहले आइस डाली, थर्मामीटर भी रखना, ये मैं एक साइज समझा रही हूँ सब, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आइस लिया आपने, थर्मामीटर लिया और आइस को आप पिघला रहे हो, ठीक है। तो अब देखना, आप जब तक आइस पूरी पिघलेगी नहीं, थोड़ी थोड़ी आइस मेल्ट हो गई, पिघल गई, वाटर भी है वहाँ पे, आइस भी है, तो क्या हो रहा है आपका जो है क्या कहते हैं, टेम्परेचर सेम है, ठीक है। और जब तक आपकी सारी आइस मेल्टिंग हो जाती है तब तक टेम्परेचर सेम रहेगा। तो धीरे से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है, और कैसे आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुई। देखो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, जो एनर्जी अप्लाई होती है वो यूज़ हो जाती है, वो किस में यूज़ होती है, आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो क्या होता है, सॉलिड जो है अपना शेप, सॉलिड जो है अपना जो ठोस रूप है उसको त्याग के जो है पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और फिर वो और भी ज़्यादा फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात। तो डियर स्टूडेंट, मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जिसमें आपका सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ यस टी स्टूडेंट, तो बीच में अभी डिस्टर्बेंस हुआ था क्योंकि गलती से किसी ने कॉल कर दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कॉल कभी भी आ सकते हैं ना, और हमें इसका हमें भी पता नहीं रहता है कि कब किसी ने कॉल कर दिया। अगर हमें संकेत मिलता तो हम पक्का वीडियो को पॉज करते, लेकिन संकेत मिला ही नहीं, डायरेक्ट कॉल आ गई,
तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो इसकी वजह से डियर स्टूडेंट जो है अचानक से आई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको डिस्टर्बेंस हुआ हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपको कॉल आएगी तो हम लोग क्या कहते हैं, पॉज कर देते हैं वीडियो वैसे भी हर बार, तो उसके लिए हम लोग सॉरी चाहते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर में। तो डियर स्टूडेंट, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, वो होता है 273.15 केल्विन, ठीक है, 15 केल्विन। लेकिन जो हम लोग जनरली 273 केल्विन यूज़ करते हैं, वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो ईजी हो जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ नहीं होता, वो 0 डिग्री रहता है, जबकि कुछ आइस वाटर में भी कन्वर्ट होगी। ऐसा क्यों डियर स्टूडेंट? ऐसा इसलिए बिकॉज जो आपकी हीट अप्लाई की जाती है आइस को, सॉलिड को वाटर में बदलने के लिए, वो सारी एब्जॉर्व की जाती है, वो सारी जो है एब्जॉर्ब हो जाती है इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ता है, उनके बीच में जो बॉन्ड है उनको तोड़ना पड़ता है, इसलिए वो फोर्स अप्लाई की जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, वो जो है हीट एनर्जी वो हिडन होती है, यानी कि वो सारी हीट एनर्जी किस में चले गई, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, है ना। तो इसका वो जो है एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि एब्जॉर्व की जाती है बाय द बाय आइस इन ऑर्डर टू चेंज इनटू लिक्विड, है ना। तो इसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट मीन्स हिडन, ठीक है। और इसको हम लोग लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है। सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, वी कॉल्ड इट फ्यूजन, ठीक है। इसलिए हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, बिकॉज फ्यूजन डियर स्टूडेंट चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। So, amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड कण में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसके मेल्टिंग पॉइंट में, यानी कि 273.15 केल्विन, जो कि आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, वाटर एट 0 डिग्री 273 की केल्विन है मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस। तो पार्टिकल्स इन आइस के पास कम एनर्जी है ना, तो इसका मतलब पार्टिकल्स इन आइस विल बी मोर एफिशिएंट इन कूलिंग, ठीक है। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। और अभी एक क्वेश्चन आएगा भी बाद में, आपके एक्सरसाइज में आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी, अच्छा ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद से डियर स्टूडेंट आपने क्या करा, आपने करा कि भाई चलो वाटर कन्वर्ट हो गया, अब मैं इसको थोड़ा और हीट करता हूँ, मेरे को ना वेपर भी देखनी है, तो आपने इसको थोड़ा और हीट करा, ठीक है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड आया जब आपका जो वाटर है वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपकी उसमें से स्टीम निकलने लग गई, ठीक है डिस्टेंट। तो कैसे कन्वर्ट हुआ, जब आपने वाटर को हीट करा तो क्या हुआ, पार्टिकल और भी तेज़ी से मूव करने लग गए। जब वो और भी तेज़ी से मूव करने लगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, वो जो फोर्स है, वो जो हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी किस में चली गई, वाटर को गैस में बदलने के लिए, यानी कि वाटर के पार्टिकल्स को के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए, ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए और फ्रीली मूव करे, ठीक है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो आप पहले बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। अभी डिस्टर इवेपोरेशन वाला पार्ट आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज बल्क फिनोमिना एंड व्हाट इज सरफेस फिनोमिना। आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल नॉट फॉरगेट इट, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। सो नेक्स्ट सबसे पहले हम समझते हैं वाटर को कैसे कन्वर्ट करना है केल्विन से सेल्सियस स्केल। तो देखो केल्विन से सेल्सियस स्केल कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, सिर्फ आपको माइनस कर देना है, ठीक है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आप उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, ऐड कर देना है 273, ठीक है। 273 माइनस करना है अगर सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है ऐड करना है 273। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। जब डियर स्टूडेंट आपका लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखो, आपने देखा होगा कि जब आपका वाटर जो है बॉईल होने लग जाता है तो 100 डिग्री तक ही टेम्परेचर स्टक हो जाता है, राइज ही नहीं होता उसके बाद टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट सेम वे आपको डिफाइन करना है, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन करा, सेम तरीके से सारी हीट एनर्जी किस में अप्लाई हो गई, वाटर को चेंज करने में, गैस की स्टेट में, ठीक है। तो वाटर ने तो डियर स्टूडेंट क्या हुआ, जो वेपर है, स्टीम है, उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
यही एक वजह है जिसकी वजह से आपका स्टीम से हाथ ज़्यादा जलता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में वो होगा वाटर गर्म करने वाला। कभी कभी क्या होता है, वाटर गर्म करने वाला जो होता है कोई भी कंपनी का है, वो हैवेल्स का है, किसी का भी है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, बॉइलिंग वाटर निकाल लेते हैं तो अचानक से हमारा हाथ जो है वो बॉइलिंग स्टीम जो होता है उस पर लग जाता है और जल जाता है, बहुत खतरनाक। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये एक लाइव चीज़ है जो किसी के भी साथ हो सकती है। ठीक है, तो इसी यही एक वजह है कि उस स्टीम से ज़्यादा हाथ जलते हैं। अब डियर स्टूडेंट, कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। दे डू नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। ऐसी कौन सी चीज़ है? तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपके घर में होगा कपूर, जो कि हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रियल कपूर होगा, क्योंकि आजकल तो मिलावट होने लग गई है तो कपूर में भी वैक्स मिला रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास रियल कपूर होगा तो आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या लेना है, आपको नॉर्मल चीज़ लेनी है, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब टाइप का वो चीज़ होती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं फनल टाइप का, तो आप वो ले सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, कपूर डालना है और फिर उसे हीट करना है। ऊपर से आपको रुई लगा देनी है बंद करने के लिए। तो आप देखो तो पहले वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्योंकि उसको वो रास्ता नहीं मिला, तो वो क्या हुआ, वो उसके साइड में जो है डिपॉजिट हो गया। तो अभी मैं दोनों चीज़ में समझाऊंगी, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। डियर स्टूडेंट, कोई चीज़ ऐसी होती है जो लिक्विड में बिना टर्न हुए सीधे गैस में कन्वर्ट होती है। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू द गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है डियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, आप गैसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। कैसे? डियर स्टूडेंट, आपने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में तो सुना ही होगा। लिक्विड नाइट्रोजन कैसे बनती है डियर स्टूडेंट? आपने हम लोग कोई भी गैस को अगर लिक्विफाई करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसमें हमें क्या करना होता है, प्रेशर इंक्रीज करना होता है और टेम्परेचर रिड्यूस करना होता है, जिससे गैसेस भी लिक्विफाई हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे डियर स्टूडेंट, क्या होगा, पार्टिकल्स के बाद बड़ी कम प्रेशर, पार्टिकल्स के बाद बड़ी कम स्पेस होगी मूव करने के लिए, है ना, तो पार्टिकल्स बेचारे एक ही जगह स्टक रह जाएंगे। हाँ डियर स्टूडेंट, ऐसा होता है कि आपकी जो वॉल्स होती है उसमें प्रेशर बहुत एक्सर्ट होता है कि पार्टिकल जो है एक ही जगह रह जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा वॉल्स में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो आपने अक्सर डिओड्रेंट वगैरह में पढ़ा होगा कि हाई प्रेशर कंटेनर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट आपने जो है अपने लाइव जो है देखी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने ड्राई आइस के बारे में भी सुना ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है इंटेक्स क्वेश्चंस, तो ये देखेंगे हम फटाफट। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। तो डियर स्टूडेंट 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस, क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है 273 केल्विन। 573 केल्विन है, अगेन व्हाट यू हैव टू डू, माइनस 273 केल्विन, यू विल गेट 300 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? क्या होगी, गैशियस फॉर्म होगी, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस में बोथ वेपर है, जो वेपर फॉर्म है और लिक्विड फॉर्म है, दोनों होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट? बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वो सारी जो हीट एनर्जी है वो किस में अप्लाई हो जाती है, फोर्सेज और अट्रैक्शन को तोड़ने में। ठीक है, सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ठीक है डियर, वेरी सिंपल। अब हम मूव ऑन करते हैं इवेपोरेशन में। मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, मैं बल्क फिनोमेना भी समझाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको सरफेस फिनोमेना भी समझाऊंगी। इसमें अभी समझाऊंगी डियर मैं आपको दोनों चीज़। डियर इवेपोरेशन है क्या? आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, आपका पानी रखा का रखा रह जाता है। सपोज मान लो आपकी मम्मी 1-2 घंटे पहले पानी लाई, आपकी टेबल में रख के चलेगी और आपने पिया नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो पानी जो है आपने देखा होगा इवेपोरेट होने लगता है और थोड़े समय आपने अगर ध्यान दिया होगा, वैसे तो आप लोग ध्यान देते नहीं हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दिया होगा तो पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इवेपोरेशन में होता क्या है, आपका कोई भी सब्सटेंस हो उसमें जो है अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, तो इवेपोरेशन इसकी वजह से होता है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं और इवेपोरेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं करना होता है किसी चीज़ को वेपराइज करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, अब मैं आपको बल्क फिनोमेना और सरफेस फिनोमेना समझाऊंगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखो,
फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, सबसे पहले इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आपने देखा होगा अक्सर आपकी जो मम्मी होती है, जब आपके क्लोथ्स धुले होते हैं तो उनको बाहर टाकते समय वो पूरे इस क्लोथ को फैलाते हैं, तब टाकते हैं, सरफेस इंक्रीज करते हैं। क्यों? अब मैं बता दूँ सरफेस फिनोमिना और बल्क फिनोमिना में क्या अंतर होता है। जिसमें बल्क फिनोमिना में क्या होता है, मैं 2 कंटेनर यहाँ पे बना रही हूँ, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। दोनों फिनोमिना है, ये इवेपोरेशन वाला कंटेनर मान लो आप, और ये आपका है नॉर्मल बॉइलिंग, आप बॉईल कर रहे हो वाटर को, ठीक है। तो देखो इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन बल्क फिनोमिना माना जाता है, सॉरी इवेपोरेशन नहीं, बॉइलिंग वाला जो है वो बल्क फिनोमिना है और इवेपोरेशन से सरफेस फिनोमिना, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होता है डियर, आप लोग जैसे आपका यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये डिफरेंट रोज में आप पार्टिकल्स को मान लो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये वहाँ पे, ये वहाँ पे, ये वहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, जिस पार्टिकल जो है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मर गई तो वो कहीं से भी जाएगा, वो नीचे से भी उठ के जाएगा ऊपर, ठीक है, लेकिन वो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पार्टिकल जाते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है डिस्टेंस, इसमें एक रो आपकी ख़त्म होती है, पहले एक रो ख़त्म होती है आपकी, फिर दूसरी रो जाती है, फिर तीसरी रो जाती है, फिर चौथी रो जाती है, ऐसे ऐसे पार्टिकल इवेपोरेट होते रहते हैं लेयर वाइज, ठीक है। तो अच्छी तरह इवेपोरेट होते हैं, इसको हम सरफेस फिनोमिना कहते हैं, क्योंकि इसमें से लेयर वाइज पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं। ये देखो जैसे पार्टिकल से डिफरेंट रोज थी, पहली एक रो गई पार्टिकल की, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई, फिर चौथी गई, है ना। पार्टिकल डायरेक्ट इवेपोरेट होते रहते हैं, ठीक है, सरफेस से। बॉइलिंग में क्या होता है डिस्टेंस, बॉइलिंग से बल्क फिनोमिना, इसमें जो है पार्टिकल है आपके, आपने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी, आपने जो है हीट इंक्रीज करी, कोई भी पार्टिकल हो नीचे से भी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी है, वो तब भी ऊपर जाएगा, पहले वो जाएगा ऊपर वाले पार्टिकल नहीं जाएंगे, लेकिन वो जाएगा पहले। डियर बल्क फिनोमिना में यही होता है, आप डायग्राम से समझो, मैं आपको बोल के समझा रही हूँ अलग बात है, डायग्राम से समझो, तो मैंने बनाया अभी, ठीक है, इससे आप समझो इसको, ठीक है। तो बल्क फिनोमिना और सरफेस फिनोमिना में यही अंतर है। तो डियर आपने देखा होगा जब आप चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो जो बहुत गर्म होती है, आप लोग क्या करते हो, उसको कटोरे में डालते हो और उस कटोरे में डाल के आप पीते हो, तो आपको क्या लगती है, थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है ना डियर। तो इसीलिए होता है डियर आपका, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना होता है, वो इवेपोरेट होता है। और अभी ठंडी ठंडी क्यों लगती है ये भी हम पढ़ेंगे, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये भी हम लोग चीज़ पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, ये चीज़ भी आप समझ लो, ठीक है डियर। तो सबसे पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। हमें पता है इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, तो अगर सरफेस इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। जैसे जब हम क्लोथ को सुखाने के लिए बाहर डालते हैं तो हमसे पूरा फैला के डालते हैं, ठीक है डियर। नेक्स्ट है द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका ज़्यादा जल्दी कपड़े सूखेंगे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा, क्योंकि ज़्यादा जल्दी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ज़्यादा जल्दी वो जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट है द डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। आपको पता है एयर जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही ले सकती है ना। तो अगर आपके एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होगी, ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो एयर क्या होगी, एयर जो आपकी जो वाटर वेपर आप लोग करना चाह रहे हो इवेपोरेट, वो वहाँ पे नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, और एयर आपकी ज़्यादा वाटर वेपर जो है होल्ड नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो है कहीं ना कहीं जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है तो हमें क्या चाहिए, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड इंक्रीज होती है डियर स्टूडेंट, यानी कि हवा ज़्यादा चलती है। आपने देखा होगा आंधी हवा जब भी चलती है तो आपकी जो कपड़े हैं वो और भी ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट विंड जो है अपने साथ ही जो है आपके कोई पार्टिकल जो होते हैं वाटर इन सब के, इनको अपने साथ ही कैरी करते हुए ले जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो डियर अभी हम लोग डिफरेंट भी देखेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब जो कॉज करते हैं कूलिंग। डियर आपको पता होगा इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग कॉज करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनको सुनकर आपको अभी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब देखो डियर जो आपका इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है। पार्टिकल जो है इवेपोरेशन पार्टिकल क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं एनर्जी गेन करने के बाद, और जो जिस चीज़ से वो इवेपोरेट होता है वो चीज़ को वो कूल छोड़ते हैं, यानी कि वहाँ पे ठंडा छोड़ते हैं, क्योंकि डियर सराउंडिंग से सारी हीट एनर्जी उन्होंने लेनी ना इवेपोरेट होने के लिए, फिर इवेपोरेट हुए और फिर वहाँ पे ठंडक पड़ी, ठीक है, यही चीज़ होती है डियर। अब हम लोग बात करते हैं एसीटोन की, यानी कि आपका नेल पॉलिश रिमूवर। क्यों नेल पॉलिश रिमूवर आपके हाथ में पड़ते ही आपको ठंडक महसूस होती है, और कोई भी बच्चे तो उसे बार बार हाथ में डालते हैं ताकि ठंडक महसूस हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखो नेल पॉलिश रिमूवर में नॉर्मल सी बात है, उसमें क्या होता है जब आप उसे अपने हाथ में डालते हो तो क्या होता है वो जो है सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है।
लीविंग योर पाम कूल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, वाई शुड बी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, कॉटन क्लोथ समर्स में इसलिए पहनने चाहिए, देखो स्टूडेंट कॉटन क्लोथ जब हम पहनते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, ये देखो ये आपकी स्किन की लेयर है, ये आपकी ये है कॉटन क्लोथ। अब क्या होगा, जब गर्मियों का समय आता है तो हम बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है ना, ऑब्वियसली बात है, पसीना तो आता ही है। ठीक है, तो क्या होता है कॉटन में आपने देखा होगा, कॉटन कपड़े को अगर आप देखो तो उसमें बहुत स्मॉल 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 होल्स आपको दिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखो बहुत तो आपको स्मॉल स्मॉल होल्स उसमें दिखेंगे जो रियल कॉटन होगा। तो वो होल्स क्या काम करते हैं डियर स्टूडेंट, वो जो स्वेट होता है उसको इवेपोरेट होने में ईजी करते हैं, यानी कि ईजिली इवेपोरेट करने में मदद करते हैं। तो जब वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको ठंडक ठंडक महसूस होती है। आपने देखा होगा अक्सर जब आप बहुत खेल कूद के वापस आते हो ना, आपको बहुत पसीना आया होता है, तो जब आप घर में पंखा चला के बैठते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि उस समय आपका जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट होता है और आपका जो है यहाँ पे ठंडक पड़ती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपको पता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब आप लोग आइस कोल्ड वाटर एक सरफेस में रख दोगे जिसमें ऑलरेडी आइस है और आइस कोल्ड वाटर है, वो आपने अभी भी फ्रीजर से निकाला है, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जब वो उस ग्लास कंटेनर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको उसके आउटर सरफेस में वाटर दिखता है। आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन में, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डेज। आपने देखा होगा आपका जो कूलर होता है वो ज़्यादा अच्छी तरह कूल करता है जब हॉट ड्राई डे होता है। क्यों करता है वो ज़्यादा अच्छी तरह? डियर स्टूडेंट, आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपका जो डेजर्ट कूलर होता है, जब आप लोग उसमें पानी भरते हो ना, पानी भरते हो तब वो कूल करता है। ठीक है, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका जो है वो डेजर्ट कूलर वो क्या करता है, सराउंडिंग से अपनी हीट एनर्जी एब्जॉर्व करता है और फिर होता है उसका पानी इवेपोरेट होता है ना, तो उससे क्या होता है, उसमें ठंडक ठंडक पड़ती है अंदर और उससे वो आपको ठंडी हवा पहुंचाता है। लेकिन अगर वही सेम चीज़ आप ह्यूमिड क्लाइमेट में देखोगे, ह्यूमिड क्लाइमेट जिसमें गर्मी भी होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा गर्म हवा वो आपका डेजर्ट कूलर छोड़ता है। नेक्स्ट है, हाउ डज अ वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। ये बहुत अच्छी चीज़ है डियर स्टूडेंट, मटके का पानी सब लोग गर्मियों में पीते हैं। ऐसे क्या चीज़ें मटके में जो ठंडा बनाती है पानी। आपने अक्सर देखा होगा मटके के जो किनारे हैं बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं। ठीक है, जब आप मटके को भर के रखते हो तो बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स के आउटर सरफेस में आपको दिखती होगी। तो डियर स्टूडेंट क्या होता है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जो है सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्व करती हैं और इवेपोरेट होती है, तो जो वो आउटर सरफेस होता है मटके का उसको वो ठंडा छोड़ती है। तो इससे क्या होता है, आपका पानी जो है मटके का ठंडा आता है। नेक्स्ट है, वाई डज आर प्लांट फील कूल व्हेन यू पुट सम एसीटोन। अरे ये तो सेम चीज़ है, पेट्रोल परफ्यूम एसीटोन जो भी चीज़ आप लोग डालते हो क्यों ठंडक पड़ती है हाथ में, है ना, वो सेम चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी एसीटोन वाला, है ना। अब नेक्स्ट है, वाई वर वी एबल टू सिप अ हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। आपको पता होगा इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, अगर आप उसे सॉसर में रखोगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। एक बार जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 कंटेनर लिए, ये थोड़ा चौड़ा कंटेनर, ये ऐसा है बोतल टाइप का, इसमें भी उतना इक्वल अमाउंट ऑफ पानी भरा है, इसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ पानी भरा है, लेकिन ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन मेरे को इसमें दिखा। और ये मैंने 2 घंटे के लिए दोनों को छोड़ा, 2 घंटे में इसका सारा पानी ख़त्म हो गया, इसका पानी अभी भी है। क्यों है ऐसा? वीडियो ने इसका सरफेस जो है ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी हो रहा है। एक बार मैंने बताया सरफेस फिनोमेना और बल्क फिनोमेना के अंदर है, तो एक बार इवेपोरेट होते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो रहे हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट सॉसर में भी है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर? ऑब्वियसली कॉटन क्लोथ। ठीक है, अभी मैंने उसका समझा भी दिया है आपको कॉटन क्लोथ क्यों पहनना चाहिए। ठीक है, तो बस डियर स्टूडेंट आपका मैटर सराउंडिंग चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल में हमें जो है टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करना है डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इजी चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी जो है करवा भी रखी थी, साथ में करवाई थी मैंने आपको। ठीक है, सबसे पहला है आपका 293 केल्विन। 293 केल्विन को कैसे करोगे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट? -273 केल्विन, कितना मिलेगा? 20 डिग्री सेल्सियस। 470 केल्विन माइनस करना है 273 केल्विन से, मिलेगा 197 सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल।
25 डिग्री सेल्सियस, 373 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। क्या करना है, ऐड कर देना है 273 केल्विन को। पहले वाले में आपको मिलेगा 298 केल्विन और दूसरे वाले में आपको मिलेगा 646 केल्विन। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेपथलीन बॉल डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। अब देखो डियर स्टूडेंट, साइंस में जो है अब आपको कोई आंसर तो देगा नहीं, ठीक है, तो आपको खुद आंसर बना के लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ आंसर बनाने की। सबसे पहले क्या करना है, ये सेम सेंटेंस लिखो, नेपथलीन बॉल डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज में रुक जाओ। अब बिकॉज में आपको एक्चुअल रीजन लिखना है जो आपको पता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। So only the smell of naphthalene ball is there in the in our clothes. So sorry dear student, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया था, कॉल आ गया था बीच में। आपको तो पता ही है कि कॉल का पहले से पता भी नहीं चलता ही कैसे आ गया कॉल, ठीक है। तो अचानक से कॉल आ जाते हैं कभी कभी, पता नहीं आज ही सबको क्यों याद आ रही है। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ओनली द स्मेल ऑफ naphthalene बॉल इज देयर इन आवर क्लोथ्स लिविंग, क्योंकि वो ऑनली स्मेल, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाते हैं ना, इसमें गैसेस फॉर्म में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो सिर्फ उसमें स्मेल ही रह जाती है। वी कैन गेट अ स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्यों मिलती है? वी कैन गेट अ स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम get diffused with the particles of air and we can get the smell different meters away. Also the kinetic energy of particles of perfume is high, ठीक है। तो ये रीज़न भी आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वाटर, ऑक्सीजन और शुगर। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे ज़्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगी? गैस के बीच में, तो ऑक्सीजन सबसे पहले आ गया, फिर वाटर, फिर शुगर, ठीक है। नेक्स्ट है द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 225 डिग्री सेल्सियस में वो होगी, रूम टेम्परेचर है क्योंकि लिक्विड में। 0 डिग्री सेल्सियस ये होगी आइस या फिर वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म दोनों, ठीक है। 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो 2 रीजन लिखना ना आपको। सो पहला रीजन आप लिखोगे, the water molecules in room temperature does not have enough energy to get converted into ice or to get converted into steam, क्योंकि वाटर को हमें आइस में बदलने के लिए या फिर स्टीम में बदलने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है। ये चीज़ तो आपको भी पता ही होगी। फिर दूसरा रीज़न लिख दो, रूम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस और समवट लाइक दिस, सो इन दिस टेम्परेचर द वाटर इज़ इन द लिक्विड स्टेट ओनली, ठीक है। ऐसे करके आप रीज़न लिख दो। पहला रीज़न ही काफ़ी है वैसे तो जस्टिफाई करने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एन आयरन एल्यूमिना इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में बिकॉज आयरन एल्यूमिना सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर में? क्योंकि आयरन एल्यूमिना को जो है डियर स्टूडेंट, टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और इन द वेपर वी नीड टू अप्लाई हीट सो मच और इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। सो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे। एंड द रूम टेम्परेचर आपको तो पता ही है ना, 25 डिग्री है इतना, तो इसमें तो है आयरन एल्यूमिना सॉलिड ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि आयरन एल्यूमिना जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू सप्लाई बहुत मोर अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर एफिशिएंट इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। इसमें आप लोग लिखोगे, ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature because dear students, in order to convert ice into water we have to apply certain amount of heat. So when we apply heat, we apply a certain amount of heat to change the ice into water. So the particles of water have more energy in the form of latent heat of fusion. ठीक है डियर स्टूडेंट, याद रहे, the heat energy applied in order to break the forces of attraction between the particles of water, ठीक है। so that is why it have more energy than ice, hence ice is more effective in cooling, क्योंकि अगर वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है तो इसके बाद आइस के पास कम एनर्जी है ना, so ice has less energy and ice is more effective in cooling. Next is dear student, what produces more severe burns, boiling water or steam? So dear student, we know the reason. So see, the steam produces more severe burn, as in order to convert water into steam we have to apply a certain amount of heat, and the particles of steam
have extra heat in the form of latent heat of vaporization. So the particles of steam have more energy than the particles of boiling water, hence they causes more severe burns. अपने मन से आंसर आपको फॉर्म करते रहना है, ठीक है. ABCDEFG जो है हमें यहाँ पे डायग्राम में नेम करना है. सो सबसे पहला है A, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड क्या होता है डियर स्टूडेंट, कंडेंसेशन, और लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, देन गैस डायरेक्टली इनटू लिक्विड सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस सब्लिमेशन. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू डियर स्टूडेंट. सो इस तरह हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया है. सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दैट यू ऑल हैव enjoyed it, and if you are new in our channel, please get it subscribed. So thank you so much for watching.